हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम ये देखेंगे कि लॉ मेकिंग का प्रोसीजर क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम क्लास 8th से चैप्टर 4th अंडरस्टैंडिंग लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसी में हम देख रहे हैं कि जब लॉज बनते हैं, जब कानून बनते हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ही एक कानून बनकर तैयार हो जाता है और वो पूरी कंट्री में अप्लाई भी हो जाता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो कानून होते हैं, जो लॉज होते हैं, वो पूरी कंट्री के लिए बनाने होते हैं और कंट्री के हर एक पर्सन को हर एक सिटीजन को वो फॉलो करने होते हैं। इसलिए उस लॉ को बनाने में, उस कानून को बनाने में काफ़ी लंबा प्रोसीजर अडप्ट किया जाता है, ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कंट्री के लोग बिना किसी प्रॉब्लम के साथ उस कानून को, उस लॉ को फॉलो कर सके। तो इसीलिए लॉ मेकिंग के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है और हर लॉ बनाने के लिए, कोई भी लॉ बनाने के लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो इसी प्रोसीजर के बारे में कि क्या प्रोसेस होती है, कैसे एक पेपर से लेके, एक रूल से लेके, एक स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक लॉ बनते हैं और वो अप्लाई होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास पहला ही स्टेप आता है, जिसमें होती है फर्स्ट रीडिंग। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होती है? फर्स्ट रीडिंग होती है। और इसमें क्या होता है? ए मेंबर इंट्रोड्यूस एन ऑर्डिनरी बिल इन एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्योंकि हमें ये बात अच्छे से पता है कि लॉज मेकिंग का काम कहाँ पर होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब भी कोई लॉ बनता है तो लॉ एकदम से स्टार्टिंग में उसका नाम लॉ नहीं होता। सबसे पहले वो क्या होता है? एक बिल होता है। ठीक है, एक बिल होता है, उसमें किसी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड हर एक बात, हर एक रूल, रेगुलेशन, प्रिंसिपल उसमें लिखा जाता है। तो एक ऑर्डिनरी बिल जो है वो सबसे पहले मेंबर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, तो ये किस में आएगा? हमारा फर्स्ट रीडिंग में। मतलब जो मेंबर होंगे वो ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस करेंगे और पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है सेकेंड रीडिंग का। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है? द बिल इज डिस्कस्ड इन डिटेल एंड चेंजेस आर रिकमेंडेड। फिर क्या किया जाता है कि जो बिल, ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया जाता है। उसके बारे में हर छोटी से छोटी बात से लेके और हर बड़ी से बड़ी बात डिस्कस की जाती है पार्लियामेंट में, जिस हाउस में वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उस हाउस में। और उसके बाद ये पता लगाया जाता है कि उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, यानी कि कौन सी ऐसी बात है जो बिल में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए और उनको चेंज करके, या उनको बिल्कुल चेंज करना है, या उनकी जगह कुछ और रिकमेंड करना है। ओके, तो ऐसे करके सबसे सेकेंड रीडिंग में क्या होता है? बिल के ऊपर डिस्कस होता है और उसमें चेंजेस को रिकमेंड किया जाता है, और वो भी उस हाउस में जिसमें उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड, नेक्स्ट स्टेप आता है द बिल इज सेंट टू सेलेक्ट जॉइंट कमेटी वेयर मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट थ्रोली डिस्कस इट। उसके बाद इसको एक जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया जाता है, जहां पर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर होते हैं और वो इस बिल पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले में तो क्या था कि इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में, उसके बाद फिर इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस होगा, कोई चेंजेस है तो वो देखे जाएंगे। उसके बाद इसको एक जॉइंट कमेटी में भेज दिया जाएगा, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होंगे और दोनों ही इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के बाद क्या होगा? थर्ड रीडिंग स्टार्ट होगी। ओके, उसके बाद कौन सी रीडिंग स्टार्ट होगी? थर्ड रीडिंग। और थर्ड रीडिंग में क्या होता है? द बिल इज रीड्राफ्टेड आफ्टर इंक्लूडिंग द सजेस्टेड चेंजेस एंड प्लेस्ड बिफोर द हाउस। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये तीन स्टेप थे, तीनों स्टेप में डिस्कस हुआ और डिस्कस होने के बाद अगर कुछ ऐसा होता है कि उसमें चेंजेस करने हैं,
तो दोबारा से एक नया उसी बिल में चेंजेस करके दोबारा से उसको रीड्राफ्ट कर लिया जाता है, दोबारा से उसको प्रिपेयर कर लिया जाता है। ओके, और उसको फिर से हाउस में, जिस भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें फिर से लाया जाता है। ओके, तो ये था मतलब सबसे पहले बिल को हमने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस हुआ, उसके बाद ये देखा कि उसमें कोई चेंज करना है। जॉइंट कमेटी भी इसके ऊपर डिस्कस करेगी, अगर कोई चेंज किया गया है तो उसको उसमें डालना है, उसको रीड्राफ्ट करना है और दोबारा से हाउस में लेके आना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है, इफ़ 50% मेंबर वोट इन फेवर ऑफ द बिल। अगर टोटल जिस भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस किया गया है और उस हाउस के 50% मेंबर उस बिल के फेवर में हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हाँ वो बिल लॉ बनना चाहिए, तो उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर 50% या उससे ज़्यादा मेंबर उसके फेवर में आते हैं, इट इज़ सेंड टू द अदर हाउस फॉर अप्रूवल। तो उस हाउस से वो अप्रूव होके और दूसरे हाउस में चला जाएगा ताकि वहाँ से भी उसको अप्रूवल मिल सके। वेयर इट गोज थ्रू द सेम प्रोसेस, इट माइट इवन सजेस्टेड सम चेंजेस। ओके, तो ये प्रोसेस होगी। मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि हम लोकसभा में हैं, ठीक है, हम पहले एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम लोकसभा में हैं और लोकसभा के एक मेंबर ने क्या किया, एक बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। ओके, क्योंकि वो पार्लियामेंट का हाउस है इसलिए वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुई, सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुई, जहां पर लोकसभा में क्या हुआ, उस बिल के ऊपर डिस्कस करना है। लोकसभा के सभी मेंबर लोकसभा में होंगे और उस बिल पर डिस्कस किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि इसमें कुछ ऐसा है जो चेंज करना है, अदरवाइज उसको बिल्कुल एज इट इज रखा जाएगा। फिर उसके बाद उस बिल को एक जॉइंट कमेटी में भेज दिया जाएगा, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर होंगे वहां पर, और वहां पर क्या होगा कि उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। फिर थर्ड रीडिंग में जो भी चेंजेस करने हैं, अब जो यहाँ तक का जो 3 स्टेप थे, इन तीनों स्टेप में अगर कोई चेंजेस करने हैं, चेंजेस बताए गए हैं तो वो चेंज करने हैं और उसके बाद उसको दोबारा से लोकसभा में लेके आना है, वो भी चेंज करने के बाद, उसको रीड्राफ्ट करने के बाद। फिर क्या होगा, उसके ऊपर वोटिंग होगी और जब लोकसभा के 50% 50% मेंबर या उससे ज़्यादा मेंबर उसके फेवर में होंगे तो उस बिल को कहाँ पर भेज दिया जाएगा, दूसरे हाउस में, मतलब राज्यसभा में भेज दिया जाएगा ताकि वो राज्यसभा से भी अप्रूवल उसको मिल सके। ओके, और बिल्कुल सेम प्रोसेस वहाँ पर भी होती है कि जैसे ही वो राज्यसभा में आता है, तो जैसे ये हुआ था ना यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, फिर उसके ऊपर थर्ड रीडिंग, तो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस कहाँ पर भी अडॉप्ट होगी, दूसरे हाउस में, मतलब राज्यसभा में भी होगी अगर पहले वो लोकसभा में हुआ है। ओके, तो ऐसे करके ये तीनों स्टेप दोबारा से फॉलो होंगे। राज्यसभा में जाएगा बिल, राज्यसभा में फर्स्ट रीडिंग होगी, वहाँ पर जो फर्स्ट रीडिंग तो नहीं, सेकेंड रीडिंग वहाँ से स्टार्ट होगी कि उसके ऊपर डिस्कशन होगा, अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो रिकमेंड किए जाएंगे और उसके बाद दोबारा से उसको रीड्राफ्ट किया जा सकता है। सेम वही दोबारा से 50% के लिए उस बिल के लिए दूसरे हाउस में भी वोटिंग होगी और कम से कम 50% मेंबर उस फेवर में वोट करेंगे। इफ चेंजेस आर एक्सेप्टेबल इन द हाउस वेयर द बिल originate a joint session is summoned by the president। अगर कोई चेंज ऐसा है जो अनएक्सेप्टेबल है हाउस, मतलब जिस हाउस ने वो इंट्रोड्यूस किया गया है, इंट्रोड्यूस किया है और वो चाहता है कि वो कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, तो उसके लिए प्रेसिडेंट क्या करता है कि दोनों हाउस का एक जॉइंट सेशन बुलाता है, जहाँ पर लोकसभा के भी मेंबर होंगे और राज्यसभा के भी मेंबर होंगे, और फिर वहाँ पर मेजोरिटी में, यानी कि अब तक तो क्या था, लोकसभा में अलग से वोटिंग हो रही थी और राज्यसभा में अलग से वोटिंग हो रही थी। फिर उसके बाद दोनों एक साथ बैठेंगे, राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर, और दोनों साथ में वोटिंग करेंगे। फिर ये देखा जाएगा कि उस बिल में जो भी चेंजेस करने हैं उसके फेवर में वोट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ओके, तो ऐसे करके ये डिसाइड करना है कि जो चेंजमेंट बताए गए हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द बिल इज सेंट टू द प्रेजिडेंट फॉर द असेंट। द प्रेजिडेंट कैन सजेस्ट चेंज विच द पार्लियामेंट मे और मे नॉट एक्सेप्ट। द बिल इज देन सेंट बैक टू द प्रेजिडेंट। फिर क्या होगा कि जो
बिल है, मतलब एक्सेप्ट हो चुका है, उसके लिए 50% वोटिंग भी हो गई है दूसरे भी हाउस में, और वहाँ 50% से ज़्यादा या 50%, और दूसरे हाउस ने भी उसको अप्रूव कर दिया है, क्योंकि पहले हाउस ने तो पहले ही अप्रूव कर दिया था, उसके बाद दूसरे हाउस ने भी उसको अप्रूव कर दिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो बिल किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट उस बिल को अच्छे से देखेगा, अगर उसमें कोई चेंज करना है तो वो पार्लियामेंट में बताएगा। पार्लियामेंट के ऊपर ये होता है कि वो उस चेंज को फॉलो करे या ना करे, ये बिल्कुल किसके हाथ में होता है, पार्लियामेंट के हाथ में। अगर चेंज करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो बिल दोबारा से कहाँ पर आ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। ओके, तो ऐसे करके जो बिल होगा वो लोकसभा राज्यसभा से होते हुए उन वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद कहाँ पर आ जाता है, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास उस बिल को दोबारा से कि उसके ऊपर दोबारा से उसको चेंज करने के लिए एक ही चांस होता है कि वो एक बार ही बोल सकता है। अगर दोबारा से वो बिल एज इट इज़ ऐसे ही प्रेसिडेंट के पास आता है तो वो उसके लिए दोबारा से सजेशन नहीं दे सकता, उसको फिर उसे अप्रूव करना ही पड़ता है। और उसके बाद द प्रेसिडेंट साइन द बिल, और प्रेसिडेंट बिल के ऊपर साइन कर देता है, और द बिल बिकम ए लॉ। और उसके बाद जो बिल है वो क्या बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। फिर उसके बाद पार्लियामेंट का काम खत्म हो जाएगा, और फिर जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो काम करेगी, मतलब जो मिनिस्टर है वो उस लॉ को पूरी कंट्री में फॉलो करवाएंगे। तो ऐसे करके एक बिल जो है वो क्या बनता है, लॉ बनता है। तो इस प्रोसेस को हम दोबारा से देख लेते हैं कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट के जो भी हाउस होते हैं, दोनों हाउस में से किसी भी एक हाउस के मेंबर वहाँ पर एक ऑर्डिनरी बिल लेके आते हैं। सेकेंड रीडिंग में उस बिल के ऊपर डिस्कशन होता है और उसमें चेंजमेंट के लिए रिकमेंडेशन ली जाती है। फिर उसके बाद उस बिल को एक जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया जाता है, जहां पर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर होते हैं और वो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। थर्ड रीडिंग में जो बिल है उसको दोबारा से रीड्राफ्ट किया जाता है, अगर उसमें कोई भी चेंजमेंट करना है तो, और फिर उसके बाद उसे उसी हाउस में दोबारा से भेज दिया जाता है। फिर पहली बार जिस हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था वहाँ पर उसके लिए वोटिंग होगी, और वोटिंग होने के बाद कम से कम 50% या उससे ज़्यादा वोटिंग उसके फेवर में होनी ज़रूरी है। अगर फेवर में होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो बिल वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फेवर में है तो वो बिल दोबारा से दूसरे हाउस में चला जाएगा अप्रूवल के लिए। ओके, फिर दूसरे हाउस में भी सेम यही प्रोसेस होगी कि वहाँ पर भी उसके ऊपर डिस्कशन होगा, वहाँ पर भी ये देखा जाएगा कि उसमें कोई चेंजमेंट करने हैं या नहीं। अगर चेंजमेंट करने हैं तो उसमें उसको फिर से दोबारा से रीड्राफ्ट किया जा सकता है। अगर चेंजमेंट ऐसे है जो नहीं होने चाहिए, मतलब अनअसेप्टेबल है, जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया था वो हाउस ये चाहता है कि ये चेंजमेंट नहीं होने चाहिए, तो फिर उसके लिए प्रेसिडेंट इस पर एक्शन लेता है और वो पूरी पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन बुलाता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं, और दोनों के मेंबर फिर उस बिल के लिए वोटिंग करते हैं, और अगर मेजोरिटी में वोट मिल जाती है तो वो बिल पास हो जाता है, अदरवाइज वो जो भी चेंजेज है वो उसमें किए जाएंगे। एक बार अप्रूवल मिलने के बाद वो बिल कहाँ पर चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। प्रेसिडेंट उसको अच्छे से देखता है और ये बताता है कि उसमें कोई चेंजमेंट करना है या नहीं। अगर चेंजमेंट करना है तो वो दोबारा से पार्लियामेंट में आ जाएगा, अगर नहीं करना तो वो प्रेसिडेंट वहीं पर उसके ऊपर साइन कर देगा और वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। अगर प्रेसिडेंट उसमें कोई चेंजमेंट कराना चाहता है तो वो पार्लियामेंट को सिर्फ एक बार ही सजेस्ट कर सकता है कि वो उसमें चेंज करे। अगर पार्लियामेंट उसमें चेंज करे या ना करे ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो चेंज करे या ना करे। अगर वो बिल दोबारा से एज इट इज़ प्रेसिडेंट के पास आ जाता है तो दोबारा से प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे और उसे लॉ बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास प्रोसेस है किसकी, लॉ मेकिंग की, कि कैसे एक बिल एक लॉ बनता है, कैसे एक बिल एक कानून बनता है। ओके, तो ये थी हमारे पास प्रोसेस जिसमें हमने लॉ मेकिंग प्रोसीजर को देखा कि कैसे कंट्री के लिए लॉज बनाए जाते हैं और उसके लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। तो ये था हमारा पार्ट जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है। अगर कोई भी स्टेप आपको यहाँ पर
क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो स्टेप आप मेरे से दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पूरी प्रोसेस को आपने अच्छे से याद करना है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी लैंग्वेज में इसको अपनी नोटबुक में लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग समझकर भी अपने अकॉर्डिंग इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी इस वीडियो का मेन पार्ट रही। इससे नेक्स्ट पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि जो पार्ट हमने इस वीडियो में कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आएगा और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आप मेरे साथ डिस्कस जरूर करोगे। थैंक यू।